अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म, बहुत सारी नई खबरें लेकर हम आपके सामने मौजूद है। बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं जिन पर हमने डिस्कशन करनी है। बहुत सारे ऐसे पुराने पॉलिटिकली टॉपिक्स हैं, सिचुएशंस हैं जिनमें नई नई डेवलपमेंट हुई है जो आज हम आपके सामने रखेंगे। और हमारी कोशिश हमेशा की तरह आज भी यही है कि हम अपने दिन का, अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात से करें ताकि थ्रू आउट जो आपका दिन है वो बड़ा अच्छा गुजरे। आज की अच्छी बात यह है कि अपने आप पर एतमाद रखने वाले ही फ़तह हासिल कर सकते हैं। यानी अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, अगर आपको अपने ऊपर यकीन है और आपको लगता है कि आपका यकीन आपको कामयाबियों की जानिब लेकर जा सकता है तो यकीन करें, फिर वो कामयाबियाँ ही आपके लिए बनी है। क्योंकि जब लोगों को अपने ऊपर यकीन नहीं होता और जब लोग ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, तो फिर वो वाकई नहीं कर सकते। क्योंकि किसी और को आपके ऊपर उतना यकीन नहीं होता जितना आपको खुद अपनी ज़ात के ऊपर यकीन होता है। तो हमेशा अपनी ज़ात पर और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना सीखें ताकि कामयाबियाँ हमेशा आपके कदम चूमें। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। टॉप स्टोरीज आएंगे। आज है जी 8 मार्च और आज की जो टॉप स्टोरी है वो इससे ज़्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकती कि हम ख़वातीन का जिक्र ना करें। आज ख़वातीन का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 8 मार्च को ख़वातीन की समाजी, सकाफ़ती, मुआशी और सियासी कामयाबियों को रोशनास करवाने के लिए मनाया जाता है। ये ख़वातीन को दरपेश मसाइल पर गौर करने और सिनफ़ी मसाफ़ात के लिए जारी जो जद्दोजहद है उसमें शऊर बेदार करने का दिन है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ख़वातीन बसती हैं, हैप्पी वुमेंस डे उन्हें कहना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ख़वातीन की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो चाहे आप बींगा मदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हो, बींगा बहन आपकी खिदमत हो, बींगा वाइफ आपकी खिदमत हो, या आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हो, घर से बाहर निकल के जब आप काम करती हैं। हमारी सोसाइटी में तो ख़वातीन के लिए ट्रैवल करना वैसे ही एक समझा जाता है बड़ा मुश्किल है। और इट्स ट्रू, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करना पड़ती है। उन ख़वातीन को सलाम। इसके साथ साथ वो ख़वातीन जो कि घर बैठे इस वक्त मुझे देख रही है, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, और हमेशा इस कोशिश में लगी रहती हैं कि अपने से पहले उन्होंने अपने बच्चों को रखना है, अपने से पहले उन्होंने अपने शौहर को रखना है, अपने से पहले उन्होंने अपने माँ बाप को रखना है। ये वो ख़वातीन है, इन ख़वातीन का जिक्र करना जिसलिए ज़रूरी है क्योंकि शायद किसी भी प्लेटफॉर्म पर इनका जिक्र हम पूरा साल नहीं कर पाते, हम इतने मसरूफ़ होते हैं। लेकिन यकीन जाने यही वो ख़वातीन हैं जिनसे हमारे घर चलते हैं और यही वो ख़वातीन हैं जिनसे हमारी ज़िंदगियाँ चल रही होती हैं। अगर मैं अपनी अम्मी का जिक्र करूँ तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस जगह पर भी हूँ, जिस मकाम पर भी हूँ, मैं सिर्फ़ अपनी वालिदा की वजह से हूँ। उनका मुझे इतना इनकरेज करना, उनका इतना मुझे हिम्मत देना, इतना मुझे उनका शाबाशियाँ देना, इस बात का सबूत है कि एक ख़ातून जो है वो वाकई दूसरी ख़ातून की तरक्की का हमेशा ज़ामिन बनती है। तो आज प्रोग्राम में हम ख़वातीन के हवाले से ख़ुसूसी बात करेंगे। इसके अलावा एक ऐसी ख़ातून से आपकी मुलाकात मैं करवाऊँगी जिन्हें खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन अब वो होम शेफ़ है। उससे वो कमा भी रही हैं। रिदा बतूल इनका नाम है और इनका सफ़र, इनकी कामयाबी का राज, सफ़र कैसे शुरू हुआ, इस पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद एक बहुत बड़ा मसला है। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस पर। बहुत सारी ख़वातीन, पढ़ी लिखी ख़वातीन जो कि मैंने अपनी सराउंडिंग्स में देखी है, वो इस पर बात नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें शायद वो कहते हैं जी घरेलू तशद्दुद पे हम बात करेंगे तो मियाँ की इज़्ज़त पे हर्फ आएगा। सारिम बरनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा कराची ने फ़ज़ाई आलूगी में सबको पीछे छोड़ दिया है। गुज़श्ता रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स की दर्जाबंदी के मुताबिक कराची पहले नंबर पर मौजूद था। माहिरीन ने फ़ज़ाई आलूगी को बढ़ती आबादी और हल ना होने वाले फ़ज़ाइल मसाइल को करार दे दिया है। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमें डिस्कशन करनी है, रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना फौजदारी केस में 13 मार्च को सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान 13 मार्च को पेश ना हुए तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू होगी। फैसले में ये कहा गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की बिना पर सिस्टम को नहीं रोका जा सकता। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। इमरान को फर्दे जुर्म के लिए अदालत में पेश होना ही होगा। 13 मार्च को पेश न हुए तो फिर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का सामना करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिसके खिलाफ इमरान खान ने वकीला के जरिए आला अदालत से रुजू किया। सिक्योरिटी को जवाब बनाया, पेशी के लिए 4 हफ्ते का वक्त देने की भी इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं, 4 हफ्ते बाद एफेड कचहरी में क्या बदल जाएगा, जान अल्लाह को देनी है। सिक्योरिटी खतरात सबको हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं। 13 मार्च को पेश हो, जब तक ट्रायल कोर्ट के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल रहेंगे। तहरीरी फैसले में कहा गया, इमरान खान के वकील ने ट्रायल कोर्ट के हुक्म में कुछ गैर कानूनी नहीं दिखाया, सिर्फ इंसाफ का तकाजा पूरा करते हुए इमरान खान को एक मौका दिया जाता है। सिक्योरिटी खदशात का मामला गैर मुतल्लिका है। इमरान खान गिरफ्तारी का खतरा महसूस किए बगैर पेश हो जाएं। दहशतगर्दी की लहर में हर एक को ही खतरा लाहक है। सिक्योरिटी थ्रेट्स की बिना पर सिस्टम को नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सेशन अदालत ने भी फर्द जुर्म के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असलम खोकर के साथ सुहेल रशीद, समा। अच्छा जी, इसके अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर इमरान खान और फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने दोनों रहनुमाओं को 14 मार्च को पेश होने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। कमीशन ने इलेक्शन कमीशन से तलबी के नोटिस को हल्का लेना इमरान खान और फवाद चौधरी को भारी पड़ गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बार बार तलब करने के बावजूद पेश न होने पर दोनों के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। आईजी इस्लामाबाद वारंट की तामील कराएंगे। 14 मार्च को दोनों को कमीशन में पेश होने का हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में करार दिया है कि गुज़िश्ता समात पर इमरान खान खुद पेश हुए, ना ही उनका कोई वकील हाजिर हुआ। इमरान खान जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो रहे। अदम पेशी नाकाबिले बर्दाश्त है। फैसले में कहा गया है कि इमरान खान कानून का तमस्खर उड़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इमरान खान के वारंट जारी करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। ये भी वाज़ेह किया गया कि किसी अदालत ने इस केस में इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। वो ये कह रहे हैं कि पागल खान ने मुल्क का खाना ख़राब कर दिया है, हमें फंसाया गया, ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया जिसकी सोच ही नहीं थी। वो आज भी वनडे क्रिकेट खेल रहा है। उनका कहना था कि दिवालिया होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा सुनवा देते हैं आपको। अब आपके पास डॉलर है ही नहीं। ये जो पागल खान है, इससे ऐसा खाना खराब किया पाकिस्तान का, इकोनॉमी का, ऐसी दलदल में हमें फंसा गया है कि बड़ी मुश्किल से हम पार लगेंगे। ऐसे बेवकूफ को हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया लोगों ने कि उसने सोचा ही नहीं। आज भी उसकी समझ ये है कि वो वनडे क्रिकेट खेले, किसी न किसी तरीके से वो वापस उस जगह जाना चाहता है जहाँ से वो निकाला गया। और ये जो रिसेशन दिवालिया हो गया, जापान दिवालिया हो गया, अमेरिका दिवालिया हो गया, ब्रिटेन आजकल दिवालिया, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये एक टेम्परेरी केस। पाकिस्तान कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, पाकिस्तान मुल्क ऊंच नीच आती रहती है। तमाम दर सियासी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। बीसी पर तज्जिया लेने के लिए अबसार आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अबसार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले खान साहब के हवाले से बात करना चाहूँगी। तोशाखाना फौजदारी केस में 13 मार्च को सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया है। आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं? खान साहब पेश होंगे या फिर कोई हीला बहाना हमारे सामने आएगा? देखिए, अगर माजी के खान साहब के इक़दाम पे जाएं तो हीला बहाना तो कोई ना कोई फिर भी निकलेगा। अच्छा। ये मुझे इस पे शक है, लेकिन यकीन नहीं है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने कहा है तो उसके हुक्म को वायलेट करने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा जी। लेकिन अब बहाना रह कोई नहीं गया, क्योंकि आज मेरा ख्याल उनकी रैली है ज़मान पार्क से दाता दरबार तक। तो अगर वो रैली निकाल सकते हैं, वो कारकुनों से खिताब कर सकते हैं, वो और सारे काम कर सकते हैं। वो दूसरी अदालतों में पेश हो चुके हैं, तो इस अदालत पे पेश क्यों नहीं हो रहे? और ये सवाल जो है, ये बहुत लोग पूछते हैं कि इस अदालत में पेश होने से हिचकिचा क्यों रहे हैं। हाँ जी। इसकी एक वजह है। वजह यह है कि इमरान खान का एक बयानिया है, बयानी का एक हिस्सा है
कि शहबाज शरीफ को उस दिन वज़ीर आज़म बनाया गया जिस दिन उन पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। और फ़र्द जुर्म आयद होना एक मेजर स्टेप होता है और इस अदालत से खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अच्छा, वो अगर फ़र्द जुर्म उन पर आयद हो गई तो उनका जो स्टांस है, उनका जो स्टैंड है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कि इन पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और हुई नहीं, तो खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी तो इसका मतलब है कि केस आगे बढ़ गया और खान साहब को सज़ा देने की तरफ जो अमल जारी है वो मज़ीद आगे बढ़ गया। इस वजह से खान साहब उस फ़र्द जुर्म के आयद होने से बचना चाह रहे हैं जितना सकें, और इस दौरान वो समझते हैं कि कोई ऐसा वाक़या हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे उनको रिलीफ मिल जाए। सही। अच्छा, अबसार साहब मुझे ये भी बताएगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि यू टर्न के हवाले से खान साहब बहुत ज़्यादा माहिर है। जैसे कहा ना आपने कि यहाँ पर अब कुछ पीछे रह नहीं गया, इसी तरह सियासी मामलात में भी खान साहब या फिर ख़ुसूसन पीटीआई के पास कुछ ऐसा बयानिया ख़ास पीछे रह नहीं गया कि आगे आने वाले दिनों में हम वो देखेंगे जी अवाम के पास गए। ऑल दो हम ये कहते हैं कि खान साहब एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, अवाम को इकट्ठा करना, उनकी अटेंशन हासिल करना खान साहब को बड़े अच्छे तरीके से आता है, लेकिन सियासी ग्राउंड पे भी आप पीटीआई के पास कुछ खास नहीं है। देखिए, यू टर्न जो है वो बेसिकली ट्रैफिक की इस्तिलाह है और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपने कहीं मुड़ना है अपनी मंजिल के पास और आप वो मिस कर जाते हैं वो मोड़, तो उसके बाद जो यू टर्न आता है वहाँ से यू टर्न लेके वापस आते हैं और दोबारा अपने रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। यू टर्न का ये मकसद होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम यू टर्न को खान साहब ने भी ओन कर लिया है इस बुनियाद पे कि अगर आपकी पॉलिसी दोगलाना है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए आप कहते हैं मैंने यू टर्न ले लिया, और यू टर्न लेना तो अच्छी बात है। अब अगर आपने जाना कराची है और आपकी समत लाहौर की तरफ है और फिर आप थोड़ी देर बाद मुड़ के कराची की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं जा लाहौर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली गलत बयानी होती है। खान साहब का एक मौक़िफ़ रहा है पिछले 22 साल या 25 साल की उनकी जो भी सियासत है कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इस मुल्क में नया निज़ाम लाना चाहता हूँ, मैं इसको यूरोप और नॉर्वे जैसा बनाना चाहता हूँ और मैं सबके लिए यकसा असूल चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बड़ा कानून के शिकंजे से निकल जाए और छोटा फंस जाए। ये उन्होंने हमें सिखाया, बराबरी सिखाई। जी। उन्होंने इसको रियासत मदीना बनाने का कहा, लेकिन अमली तौर पे क्या किया? अब इस पे हो सकता है कि जी आप रियासत मदीना बनाते बनाते छोटा सा यू टर्न लेके फिर दोबारा रियासत मदीना की तरफ चले जाएं। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने खुद उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, उनकी बीवी पे करप्शन के चार्जेस हैं, बीवी की सहेली पे करप्शन के चार्जेस हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो 4.5 साल रहे उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी 10 साल हुकूमत रही है, वहाँ दसियों करप्शन के चार्जेस और मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। फिर उनकी कैबिनेट के जितने लोग थे, पेट्रोलियम के थे, गैस के थे, बिजली के थे और दूसरे वजारतों के थे, उन बहुत सारों पे करप्शन के चार्जेस और केसेस चल रहे हैं, लेकिन कहीं पेश नहीं हो रहे खान साहब, और समझते हैं कि अगर वो पेश होंगे अदालत में, उस निज़ाम में से गुजरेंगे तो उनकी हद तक हो जाएगी। अब ये जो अना है, ये ज़िद है, झूठी अना जो है, इससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि हमने माजी में देखा है कि जितने भी लीडरान थे वो यू टर्न लेने के बहाने से कानून से भागते नहीं थे, चाहे वो गलत थे या सही थे, ये अलग की बात है, ये अदालत ने फैसला करना है जी। वो गलत समझते रहे अदालतों को, अदालतों के अमल को, लेकिन इसके बावजूद भी अदालतों में पेश होते रहे। बिल्कुल ऐसा उन्होंने सजाएं कबूल की, वो जेल गए और फिर कानूनी लड़ाई लड़ते रहे उसके बाद, और उसके बाद जो भी फैसला हुआ उसको उन्होंने कबूल किया। खान साहब ये कहते नहीं, मैं सादिक व अमीन हूँ, मुझे तो आप इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते, मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते, नाउज़ बिल्ला, ये तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कह सके। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो पहले खलीफा थे, उन्होंने पहले दिन कहा लोगों से खड़े होके, अगर मैं गलत काम करूं तो मुझे आप पकड़ लें, मुझे रोकें, आप मुझे बताएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लंबा कुर्ता देख के एक शख्स ने उठ के उनके गले में पटका डाल के उनसे पूछा, तुम बताओ उमर तुम्हारे पास ये इतना कपड़ा कहाँ से आया, इतना लंबा कुर्ता बनाने का? उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा
कि मेरी सिक्योरिटी को खतरा है या मैं सादिक और अमीन हूँ और मैं नहीं ये जवाब दे सकता। अगेन अब साथ बड़ा जरूरी है ना कि हम अपनी दीन की हिस्ट्री से कुछ सीखें, बट अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ बातें करते हैं रियासत मदीना बनाने की, हम तो हवाले भी नहीं देते और हम ना सीखना चाहते हैं अपनी दीन इस्लाम से। सर मुझे ये बताएगा कि ये तो पीटीआई का बयान हो गया, जो हमने पीटीआई बयानी पे बात करती थी या जो बाहर निकालने के लिए आवाम को उकसाती थी। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की इस वक्त क्या पोजीशन है? इस वक्त जो हमारी मईशत की सूरत हाल है वो सबके सामने है, आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि जो रेट है वो किसी भी तौर पे हमें नीचे नज़र आएंगे। इस तरह की सिचुएशन में आप किस तरह से आवाम के पास जाएं या आवाम को ये कहें जलसों और जुलूसों में खड़े होके या वर्कर्स कन्वेंशन में खड़े होके कि हमें वोट दें या फिर वोट की इज़्ज़त करना ज़रूरी है या वोट की इज़्ज़त के लिए आवाम बाहर निकले? आवाम तो वैसे ही बड़े गुस्से में हमें नज़र आ रहे हैं। आप जाएँ ज़रा किसी भी दुकान पर और आवाम से पूछें, वो किसी एक को वोट देना पसंद नहीं करे और कहते हैं जी कि ना तो पीपल्स पार्टी कुछ कर सकी, ना नून लीग कुछ कर सकी, ना पीटीआई कुछ कर सकी। सो आपको लगता है कि इस दफ़ा इलेक्शंस में आवाम उस भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी या किसी भी एक पार्टी को दिल से सपोर्ट करती नजर आएगी, स्पेशली अगर नून लीग की सिचुएशन में सामने रखूं तो? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब देखें, जब बिल क्लिंटन पहली दफ़ा सदर बने हैं तो उनकी जो इलेक्शन मुहिम थी वो सीनियर जॉर्ज बुश के ख़िलाफ़ थी, वो रिपब्लिकन के कैंडिडेट से। तो उस वक्त एक बहुत मकबूल हुआ था जो बिल क्लिंटन ने कहा। जितना भी जॉर्ज बुश ने बयानिया बनाया हुआ था, क्योंकि वो पहली इराक वॉर जॉर्ज सीनियर बुश ने शुरू की थी और वो जीत गए थे, सो कॉल्ड जीते तो क्या थे, लेकिन उसी की बुनियाद पे वो बयानिया बना के इलेक्शन में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे थे। तो उस पे बिल क्लिंटन ने एक फ़िक्रा कहा, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। मतलब ये था उनका, बिल क्लिंटन का, कि आपने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, जितनी भी कामयाबियाँ की हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स द इकोनॉमी। कि इज़ देयर वार्म फूड ऑन योर टेबल एट नाइट और नॉट। लोगों ने इस बुनियाद पे फैसला अमरीकियों ने देना है कि उनको रोज़गार मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जी जी। तो ये बात आज से 40 साल पहले भी, 30 साल पहले भी ठीक थी और आज भी ठीक है और आइंदा 40, 50, 100 साल भी ठीक रहेगी। सही। पंजाबी की कहावत है, जिदे कारदाने और कमले भी सियाने। मतलब जिसके घर में अनाज है, खाना है, उसके पागल भी जो है वो अक्लमंद लगते हैं दूसरों को। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत नाकामी है मुस्लिम लीग की। और आप वो जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें ये माजी से मिला है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो बाजवा डॉक्ट्राइन के जो 6 साल हैं उन्होंने इस मुल्क की चूल्हें हिला दी हैं, तबाह कर दिया उन्होंने इस मुल्क में हर मामले में। लेकिन मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, मीडिया का और दूसरे लोगों का प्रॉब्लम ये है, ख़ास तौर पे मीडिया का, कि हम सिर्फ सियासी बयान, इमरान ने ये दिया, मरीम नवाज ने ये दिया, शहबाज शरीफ ने ये दिया, जरदारी, इस पे फोकस रखते हैं। हम इकोनॉमिक इश्यूज जो रियल हैं, जो लोगों को तंग कर रहे हैं, उस पर फोकस नहीं रखते। अब जो सियासत पे हम बात करते हैं ना, वो जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर सपोर्टर्स होते हैं वो बहुत खुश होते होंगे कोई पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। दूसरी तरफ पीटीआई के जो वर्कर सपोर्टर्स हैं वो भी बहुत खुश होते होंगे ये बात सुन के। लेकिन जो बीच में एक मेजर चंक है, बहुत मेजर चंक, अब आई वुड से 60 to 70% जो लोग हैं, वो आप उन्हें कहें कि वो न्यूट्रल होते हैं, वो स्विंग वोटर्स होते हैं। वो फैसला करते हैं कि उनकी जेब में पैसे कितने हैं, उनकी टेबल पे खाना कितना है, उनको रोज़गार मिला कि नहीं मिला। कोई सियासी जमात, ना ही मीडिया, ना उनके बारे में सोचता है, ना उन पर फोकस करता है। हालात वाकई बहुत ख़राब हैं। मुस्लिम लीग नून ने बहुत गलतियाँ की हैं और वो गलतियों का सुधारने का वक्त उनके पास है या नहीं है। बज़ाहिर लगता है कि नहीं है वक्त उनके पास, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है इंतखाबात में। अब सार साहब कलामी की माज़रत, एक तो अपनी बात मुकम्मल की जगह, सेकंड फिर क्या, जब आप भी ये कह रहे हैं कि वक्त नहीं है, और जाहिर सी बात है ये हर कोई देखने वाला शख्स ये कहेगा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, आवाम की सोच भी, और इस लिहाज से इकॉनमी जो हमारी पॉलिसी है उसको रिवाइज करने की भी कोशिश नहीं की जा रही। तो आपको लग रहा है कि इस तरह की सिचुएशन में बड़े मियाँ साहब को वापस आ जाना चाहिए? देखिए, कोशिश पे पहले मैं बात कर लूँ कि अभी गर्मियाँ शुरू होने वाली है। अब कुछ तो अब हमें इस्लामाबाद में गर्मी ज़रा थोड़ा सा लेट आती है, कुछ वीक्स, लेकिन यहाँ महसूस हो रहा है कि गर्मी आ चुकी है। इतनी, इससे अंदाज़ा होता है कि अगले 2, 3, 4 महीनों में कितनी गर्मी पड़नी है। और लोड शेडिंग का आपके सामने है, वो एक एडेड प्रॉब्लम हो जाएगा। लोग जिसकी बुनियाद पे हुकूमत की कारकर्दगी जांचेंगे।
और जो मौजूदा हुकूमत है इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि ये एक कोalition गवर्नमेंट है। इसमें कोalition मेंबरान जो हैं सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, अपने अपने उनके टारगेट्स हैं, वो उन टारगेट्स को अचीव करने में लगे हुए हैं, कुछ जो महीने रह गए हैं। तो अब बात यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून उनको छोड़ती है, उनको निकालती है कैबिनेट से, तो हुकूमत नहीं रह पाएगी, उनको रखती है तो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। तो इट्स अ कैच 22 पोजीशन हुकूमत के लिए। और इस वक्त बज़ाहिर जो है सारा जो मलबा है वो नून पे गिर रहा है, टारगेट भी नून लीग है, और इस पे कोई शक नहीं है कि नून लीग अगर अपनी पोजीशन बेहतर करना चाहती है पाकिस्तान में तो नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। वो कब आते हैं ये उनके अपने फैसले पे मुनहसर है। और मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर सारे उनका पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ कब आएंगे वापस, कब आएंगे, इसका मतलब इंतज़ार हो रहा है, तो क्यों हो रहा है इंतज़ार? जब इस निज़ाम ने, इस गैर मुनसिफाना निज़ाम ने उनको इंसाफ नहीं दिया, उन पे नाजायज़ गलत इल्ज़ाम लगाया, उन्हें मज़ाक़ा खेज़ इल्ज़ामात पे निकाल दिया, सारी उम्र के लिए नाअहल कर दिया, जिस पे अब साकिब निसार साहब सफाइयाँ पेश करते हैं। जो चोर पकड़ा जाता है उसके बाद वो जिस तरह सफाइयाँ पेश करते हैं वैसे साकिब निसार सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, जनरल बाजवा सफाइयाँ पेश कर रहा है, फैज़ हमीद की सफाइयाँ पेश की जा रही हैं। तो क्यों फिर अब आप इंतज़ार कर रहे हैं नवाज शरीफ का, जब आपने पहले उनको निकाल दिया? उनको चोर, डाकू, करप्ट मीडिया ने दिन रात फैज़ हमीद और ISPR के दोनों जर्नलों के कहने पे करते रहे प्रोपेगेंडा। अब वापस नहीं आ रहे भाई। जो लोग एंकर बैठ के उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे कि इनको चले जाना चाहिए, हुकूमत से निकल जाना चाहिए, अब कहते हैं वापस आए, तो खुल के कहें ना फिर कि जी हमने नवाज शरीफ को निकाल के गलती की है, हमारे निज़ाम ने ये उनके साथ ज्यादती की है, नाइंसाफ़ी की है, उनको इंसाफ दें, ज्यादतियाँ ख़त्म करें, फिर अगर वो नहीं आते तो मेरा ख्याल है कि तनकीद की जा सकती है। ठीक है अफसार साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे तमाम मामलात पर। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो PSL के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और PSL के हवाले से बात करेंगे। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 35 रन से शिकस्त दे दी है। साइम अयूब ने सिर्फ 36 गेंदों पर 68 रन बनाए। कराची किंग्स इवेंट से बाहर हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, अब इसी पर एनालिसिस लेंगे। अदील असर इस वक्त मेरे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एंड नहीं, आई एम हैप्पी टू सी यू। आप वापस आ गई हैं जी कराची, यहाँ पे और शो में आ गई हैं। ये एक सबसे बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। बाकी सब टीमें हमारी हैं, अब हम स्टेज पे आ गए, कोई भी जीते हम जीत जाते हैं। पाकिस्तान जीत रहा है। अच्छा, सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात करेंगे। साइम अयूब एक यंग टैलेंट है, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या कमेंट करेंगे? साइम तो आई थिंक पर्सनली स्पीकिंग वी आर वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी टू सी साइम बिकॉज मैं पिछले 1 साल से वेदर इट्स हमारा TV शो हो या फिर मेरा रेडियो शो हो, साइम को मैं काफ़ी अरसे से, बल्कि काफ़ी सारे लोग तो मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत बायस्ड हो साइम के हवाले से। मैंने कहा यार बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में एक जेन्युइन T20 मुझे एक लड़का नज़र आया, या एक आई नो मैं बहुत अजीब सा कंपैरिजन करूंगा और लोग कहेंगे खुदा ना खास्ता ये बातें ना करो, बट हैदर अली ने जब एक ज़माने में अपना स्टार्ट किया था करियर, तो वो उसके जो स्टाइल था खेलने का, एग्रेसिव एंड ऑल, मुझे कुछ ये तो खैर हैदर से भी एक लेवल ऊपर मुझे प्लेयर लग रहा है। लेकिन कल बहुत कमाल इनिंग खेली और जिस तरह लाहौर कलंदर्स के इतने मजबूत बॉलिंग अटैक को ही जस्ट टुक देम अपार्ट इन द प्ले ऑफ, इन द पावर प्ले। मुझे अब डर बस ये लग रहा है कि इसको फॉरेन टीम में ना ले आएंगे। मुझे डर लग रहा है बिकॉज साइम को लेट हिम गो थ्रू द टॉयल। अभी उसको ज़रा पाकिस्तान कप तो खैर अब नहीं होगा, ज़ाहिर ख़त्म हो गया, बट जो अब क्योंकि वो निज़ाम ही हमने ख़त्म कर दिया है, बट पेट्रन्स ट्रॉफ़ी है, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी है, नेशनल T20 कप होगा अगर कुछ होगा उस तरह का, लेट हिम प्ले दैट। अभी इसको करने दें, सऊद शकील की तरह इसको थोड़ा टाइम दें, ये बहुत अच्छा प्लेयर निकला। मैं यही पूछने वाली थी कि अच्छा इस तरह के लेवल्स पे तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाता है, लेकिन जब नेशनल लेवल पर आप खेलते आके तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप परफॉर्म कर सकें, या वहाँ पर हमारे क्रिकेटर्स चल ही नहीं पाते हैं। उसकी क्या वजह लगती है? इस साल अगर पाकिस्तान की इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की बात करें, देयर आर 2 प्लेयर्स हु स्टैंड आउट। वन इज़ अबरार, एक है अबरार जो आपका लेगी है, और दूसरा आपका है सऊद शकील। ठीक है, इन दोनों ने डिसअपॉइंट नहीं किया आपको, उन दोनों ने आपको मायूस नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा अपने साथ डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस लेकर। ठीक है, सीरीज़ आफ्टर सीरीज़, अबरार के 2-3 सीजन्स हो चुके हैं,
सऊद तो बहुत अरसे से, सऊद इज़ 26 ना, वो तो 17-18 साल की उम्र से खेल रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। इतनी क्रिकेट खेल कर ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो वो जब मैदान में आके खेले उनका मेच्योरिटी का लेवल ही अलग था। सो आप जब किसी लड़के को उसकी T20 की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उसको टेस्ट डेब्यू करवाना शुरू कर देंगे तो फिर तो वो आपको मायूस ही करेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम हैदर वाली गलती ना दोहराएं, साइम को अभी ज़रा डोमेस्टिक में खेलने दें। आई नो द टेम्पटेशन इज़ प्रीटी मच देयर। साइम को हम टारगेट करें फॉर द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप परहैप्स, जो कि अगले साल जुलाई में होना है। हमारे पास तकरीबन 1.25 साल है। इस दौरान जितनी T20 होनी है इसकी परफॉर्मेंस हम देखें, अगले साल जाके उसको अर्ली डेब्यू कराएं। इफ़ ही परफॉर्म्स ब्रिंग हिम टू द वर्ल्ड कप, अदरवाइज इतनी जल्दी ना करें, इसी वजह से परफॉर्म नहीं करते लड़के। अच्छा, अब मुझे बताएंगे कराची किंग्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ, इवेंट से बाहर हो गई, मतलब हमने हमेशा बात की कि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मैनेजमेंट, कोयटा ग्लैडिएटर्स बाहर हो गई, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट, सिलेक्शन, हर चीज़ पे सवाल उठता है। देखिए पहले तो बता दूं, कोयटा ग्लैडिएटर मैथमेटिकली अभी इज इन द टूर्नामेंट, वो अभी तक मुकम्मल तौर से बाहर नहीं, अभी तक मुकम्मल तौर से बाहर नहीं हुआ। आज का मैच ऑफ कोर्स डिसाइड कर लेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स आज अगर हार गया तो इट्स ऑल ओवर फॉर देम। जहाँ तक कराची किंग्स का ताल्लुक है, देखिए इनएविटेबल सी बात थी, कराची किंग्स टूर्नामेंट के मिड से ही लगना शुरू हो गया था कि ये स्ट्रगल करेंगे अगले राउंड में पहुँचने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि मोहर सब्त की है सिर्फ पिछले गेम में पेशावर ज़ल्मी ने जीत कर रही सही जो उम्मीद थी। लेकिन देखिए सवाल यही पैदा होता है कि एक ऐसी टीम जो कि इम्प्रूवमेंट का नाम ही नहीं ले रही है। आई मीन सही है, फॉर आर्ग्यूमेंट से कोई कह सकता है कराची ने अपने दोनों जो मैचेस जीते हैं वो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़ जीते हैं, लेकिन वो अपने 2 मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर से हारे भी हैं। स्पेशली मार्टिन गप्टिल को वो नहीं काउंटर कर पा रहा है। टीम की सिलेक्शन की आप स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए तबाही का आगाज़ ड्राफ्टिंग से होता है। आप जब ड्राफ्टिंग अपनी ख़राब करेंगे, आप अपने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जब लेकर आएंगे, दैट टेल्स यू अबाउट हाउ मच आप अपने प्लेयर्स को जानते हैं और उनके बैकअप्स आपके पास क्या हैं, आपकी टीम की अप्रोच क्या है। कराची किंग्स इज़ अ फ्रेंचाइज इन ट्रबल। ये एक फ्रेंचाइज है जिसने एक इनकी परफॉर्मेंस ब्लिप आया था जो ये PSL जीतने में कामयाब हुए थे, जो कि कोविड अफेक्टेड PSL हुआ था। लेकिन उसके बाद से और उससे पहले भी अगर आप देखें तो ये इट्स नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरीली मैनेज्ड फ्रेंचाइज। मुझे कभी कभार ये लगता यही है कि शायद इस फ्रेंचाइज के जो ओनर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, उनका कोर पर्पस वो नेवर टू विन ट्रॉफीज़। उनका कोर पर्पस वॉज ऑलवेज कि वो जो एक इवेंट आता है जो पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है, मॉर्निंग शोज़ पे उस पर बात हो रही होती है, मैं किस तरह अपनी ब्रांड को, जो मेरी ओवरऑल ब्रांड है, उसको लेवरेज कर सकूं यूजिंग द कराची किंग्स नेम। मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रॉफी जीतने के लिए आते हैं। जो ट्रॉफी जीतने के लिए आते हैं उनका एटीट्यूड और उनका माइंडसेट ही डिफरेंट नज़र आता है। एंड आई एम सॉरी टू से कराची किंग्स राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीजन ये हमेशा आपको स्ट्रगल करती हुई नजर आई है, एक्सेप्ट फॉर वन। अच्छा, और कोयटा ग्लैडिएटर, या तो कोयटा ग्लैडिएटर मेरे ख्याल से बहुत दफ़ा, अभी तो जब तक मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर का असल तज्जिया तब बनता है वंस दे आर ऑफिशियली आउट, जो कि आज पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उससे आपको क्या लगा? अभी तक की परफॉर्मेंस तो बहुत मैं ये कहूँगा बड़े क्लब लेवल की परफॉर्मेंस है। एंड जस्ट टेक आउट दोज 2 इनिंग्स फ्रॉम मार्टिन गप्टिल की उन 2 इनिंग्स को आप साइड पे कर दें, कोयटा ग्लैडिएटर्स वुड हैव बीन विदाउट अ सिंगल पॉइंट। ये वही हाल होता जो पिछले साल कराची किंग्स का था, बिकॉज उनके दोनों जो मैचेस जीते हैं कराची किंग्स के खिलाफ हुए हैं। आई थिंक एग्रीगेट 202 रन बनाए हैं उसमें मार्टिन गप्टिल ने बाकी टीमों के खिलाफ शायद 39 रन बनाए और सिर्फ कराची के खिलाफ उसने 202 रन बनाए। आप इन 2 इनिंग्स को साइड पे कर दें, कोयटा ग्लैडिएटर्स में कुछ भी नहीं है इस बार। मैं आई थिंक मैं सवेरा कहने वाला था आपको, बिल्कुल कहें, कोई मसला नहीं है, सवेरा हमारी बहुत एंकर है, नो डाउट अबाउट दैट, शी इज माय को-होस्ट। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, आई थिंक तीसरे या चौथे गेम्स के बाद ही हम ये बात कर रहे थे, दिस फ्रेंचाइज नीड अ हार्ड रीसेट। एंड बाय हार्ड रीसेट आई एम नॉट सेइंग कि जी ओनर से फ्रेंचाइज ले लो, नहीं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, नदीम उमर बड़े ज़बरदस्त आदमी है, कराची क्रिकेट की बड़ी खिदमत की है इन्होंने। जो वो कर सकते हैं काम वो ये कि आई थिंक उनको अपनी मैनेजमेंट को अब कड़ा एहतसाब करना पड़ेगा। अच्छा। ये शायद इनको पिछले साल ही कर लेना चाहिए था। सरफराज की कैप्टनसी अब मज़ीद नहीं कैरी ऑन कर सकती, एक नया नौजवान कैप्टन इनको लाना पड़ेगा। इनको जो थिंक टैंक अपना बनाना पड़ेगा वो ऐसे होने चाहिए कि जिसको ज़रा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का पता हो कि दुनिया में इस वक्त कौन कौन खेल रहा है। डस कोयटा ग्लैडिएटर हैव अ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम? आप साइम अयूब की आज हम बात कर रहे हैं, साइम अयूब वाज अ पार्ट ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर। आप देखें, आपने उसको अंडर यूज़ किया, आपने उसको रिलीज़ कर दिया, रिलीज़ करके आप किसको लेकर आए? पाकिस्तान की नेशनल T20 टूर्नामेंट जो आखिरी हुआ था उसकी फातेह टीम सिंध थी, उसका कप्तान सऊद शकील वो अभी तक डगआउट में बैठा हुआ है, आपने उसको एक मैच खेलने को नहीं दिया।
कुछ बड़े सीरियस मसले हैं और सरफराज जैसे तजुर्बाकार कैप्टन के होते हुए ये मसले हो रहे हैं, वो सरफराज की अपनी कैप्टनसी की क्रेडेंशियल्स के ऊपर भी सवालिया निशान लगाता है। ओके अच्छा, आजम खान भी बड़े जबरदस्त हमारे बिल्कुल ऐसे ही है, यंग हमारा टैलेंट है, ये भी कोयटा ग्लैडिएटर में थे। बिल्कुल मतलब अच्छा टैलेंट हमें मिल रहा है, हमारे पास एक बैकअप अच्छा बन रहा है। महक, मुझे जो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। आई मीन एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, मैं देखें साइम और आजम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है लेट मी बी अ बिट बाइस्ड एज वेल, दोनों कराची के हैं तो मैं ज़रा थोड़ा सा बाइस्ड हो जाता हूँ इस चीज़ के हवाले से। लेकिन नहीं, मैं अगर PSL बिकॉज आई सपोर्ट कराची किंग्स, आई एम एन एडमायरर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों फ्रेंचाइज जब ख़राब कर रही होती हैं तो मेरे लिए वो PSL ज़ाहिर है इट लीव्स अ बैड टेस्ट इन माई माउथ। कोयटा ग्लैडिएटर को अपनी एक पाकिस्तानी कोर बनानी पड़ेगी। देखिए इस वक्त कौन सी टीम है, इस वक्त लाहौर कलंदर्स, आई मीन कल का मैच तो वो हार गए, बट दे वर कमिंग ऑन द बैक ऑफ 5 स्ट्रेट विंस। और कल का मैच हारने की बहुत बड़ी वजह, मुझे पता है लाला पसंद नहीं करेंगे, लेकिन शाहीन को अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहिए था। आई थिंक ही प्लेड टू मेनी डॉट बॉल्स। लाला सुन ले, नहीं लाला मुझसे कह रहे थे कि यार अब मैं आ जाऊंगा वरना स्टूडियो, अगर तुमने आप कुछ बोला तो वो हंसी मजाक अपनी जगह, बट शाहीन ने जो वो डॉट बॉल्स बहुत सारी खेल ली है ना, वहाँ ये मैच उनके हाथ से निकल गया। वरना येस ही स्कोर्ड 50, बट वो आखिर में उसकी बॉल कनेक्ट होनी शुरू हो गई। वो बीच में अगर वो सिकंदर रजा भट्ट को पहले भेज देते तो शायद वो मैच इनको जितवा सकता था। हर वो टीम जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसकी एक पाकिस्तानी कोर है। हाँ। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड उठा लें, शादाब है जो उनकी कोर का मेन पार्ट है, आप लाहौर कलंदर्स उठा लें, शाहीन है, रऊफ़ है, फ़खर है, कोयटा ग्लैडिएटर को एक अपनी पाकिस्तानी कोर बनानी पड़ेगी ना। ये वो प्लेयर्स हैं, उन्हें कोई मैच खेलने बांग्लादेश नहीं जाना ड्यूरिंग PSL, उन्हें मैच खेलने कोई अपनी न्यूजीलैंड तो खैर क्रिकेट नहीं होती इस वक्त, बट इंडिया नहीं, वो 4 या 5 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिनके अराउंड अपनी टीम बनाएं, और आई थिंक दे नीड टू स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट नाउ। ठीक है, बेहद शुक्रिया दिल, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि धरती के बहादुर बेटों ने अर्ज़ पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी अपनी जानों की परवाह नहीं की। मेजर शुजात हुसैन शहीद भी पाक फ़ौज के एक ऐसे ही जवान हैं जो जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए वतन की मिट्टी पर कुर्बान हो गए। सर ने तकरीबन इनमें 3 कोर्सेज़ किए, जिसमें रिगर जो कि पैरा पैकिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स है, उसके बाद ATT एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग जो कि ज़रार में होती है, उसके बाद स्काई डाइविंग। इन तीनों में माशाल्लाह सर की फर्स्ट पोजीशन रही। प्रेगर टॉप वजीरिस्तान की बुलंद तरीन चोटियों में इसका शुमार होता है, जिस पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। मेजर शुजात और इन जैसे बहादुर अफसरान ने एक डिफिकल्ट ऑपरेशन करते हुए इस चोटी को दुश्मन से आज़ाद कराया। हमेशा से मेरा ट्रस्ट मेजर शुजात पे होता था कि ये हर ऑपरेशन के अंदर जो ऐसा डिफिकल्ट ऑपरेशन है ये मेरे साथ जाए, और इसके दिल में लोकल्स का बहुत ज़्यादा प्यार था। मेजर शुजात साहब के साथ हमारा बहुत करीबी ताल्लुकात थे। पूरे इलाके के लोग, मशरान, उलमा, नौजवान, स्टूडेंट्स, सब उनके साथ बहुत प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक था। अगर ड्यूटी पर मामूर होते हैं तो सोच ये होनी चाहिए कि हमला हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। आपने इस चीज पर अपने आप को तैयार रखना है। अच्छा ठीक, सही, समझ आ रहा है। सर, DS-19 के पास कुछ टेररिस्ट मूव कर रहे हैं। मैं सैट लेकर उनको एम्बुश करूंगा। गुड शुजात, मैं रीइंफोर्समेंट भी भेज रहा हूं। रॉजर सर। हम वतन के लिए जान देना भी और लेना भी जानते हैं। याद रखना, पहला फायर मैं खुद मारूंगा। नीचे आने दो इनको, घेर के मारेंगे। तो कहते हैं कि आप शहीद हो गए हो ना, तो आपको घर भी देंगे, जॉब भी देंगे, पैसे भी देंगे, पेंशन भी आएगी, आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो मैं कहती हूँ जितना फ़ौज ने देना है ना उससे डबल ले लो। जो वहाँ शहीद हुआ है उसको वापस ला दो। एक बीवी को उसका शौहर कभी नहीं मिलेगा।
मेरी बेटी को बाप नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। वो कोई कबूलियत का वक्त था कि वो शुजात भी बहुत ज्यादा था और हुसैन वाली शुजात भी उसके अंदर थी। हम इस धरती से प्यार करने वाले हैं, हम रूप बदल बदल कर आते रहेंगे और इस मिट्टी की खातिर अपना लहू बहाते रहेंगे। ये शहीद हमारे माथे का झूमर है, हमारा फ़ख्र है और यकीन करें हमारे जो अपाक फ़ौज है, हमारे जो बहादुर बेटे हैं, उनके फ्रंट फुट पर होने से हम सुकून की नींद सोते हैं, सुकून का सांस लेते हैं। आगे बढ़ते आपको बताएं कि आज हमारे साथ एक ऐसी होम शेफ़ मौजूद है जिन्हें मेरी तरह खाना पकाने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। अच्छा, उन्होंने तो शौक़ पैदा कर लिया, मुझ में अभी भी शौक़ नहीं है। रिदा बतूल एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर थी और रिदा बतूल ने अपनी अम्मी से मुतासिर होकर खाना पकाना सीखा। इसके बाद वो फूड पैंडा के होम शेफ़ प्रोग्राम के साथ जुड़ गई। अब वो अच्छा खासा खाना पका लेती हैं और अच्छा खासा कमा भी लेती हैं। होम शेफ़ इस वक्त रिदा बतूल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में। शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिदा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक, आप कैसी हैं? क्या बनाती है, क्या खाती है? मैं डम्पलिंग्स बनाती हूँ। ठीक है, एशियन डिश है। अच्छा, बस खाती हूँ, मैं खिलाती हूँ जी। अच्छा, अब सबसे पहले किसको खिलाया था? सबसे पहले मैंने अपनी अम्मी को खिलाया था। कैसा लगा था अम्मी को? अम्मी को ऐसा लगा था कि आज मैं होम शेफ़ बन गई। अच्छा, मुझे बताएं कि होम शेफ़ आप बन गई माशाल्लाह से, ग्राफिक डिज़ाइनर थी आप, होम शेफ़ किस तरह बन गई आप? किस तरह से इस तरफ आपने ये ट्रैक चूज़ किया? मैं फ्रीलांस काम करती थी और उसके बाद फिर प्लान हुआ जॉब करनी चाहिए। अम्मी की तबीयत सही नहीं थी तो उनको छोड़ के ज़्यादा निकलती नहीं थी, बट जब जॉब के लिए गई तो उस तरह से मिल नहीं रही थी। फिर एक दिन अम्मी से ऐसी बातें कर रही थी और अम्मी को बोला एक नई डिश आपको खिलाऊँ बना के। अम्मी भी खुश, खिला दो। बना के खिलाया। अब जो अम्मी का रिएक्शन आया वो ऐसा था कि बस फिर दिल किया कि ये आगे भी लोगों को खिलाना चाहिए। ज़ाहिर है माँ को पसंद आया तो बाकी भी लोगों को पसंद आएगा। और फिर अम्मी वैसे किसी खाने की ऐसी कोई ख़ास तारीफ़ नहीं करती थी, पहली दफ़ा ऐसी तारीफ़ थी कि वो बड़े दिल को छू गई थी जाकर। अच्छा, बस फिर अम्मी की तारीफ़ से जो है और फिर दुआ से होम शेफ़ जो है वो ज्वाइन किया फूड पैंडा पे और आज आपके सामने। सही, तो फूड पैंडा के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। मैं अगर क्रेडिट देती हूँ ना अम्मी के बाद तो वो फूड पैंडा को देती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से देखें हम घर बैठ के आप कुछ भी उस तरह नहीं कर सकते, इवन सोशल मीडिया से भी आप इतना नहीं कर सकते, इतना अर्न नहीं कर सकते। और उनका बस यही रोल रहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो कोऑपरेट किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर चीज़ के अंदर। बहुत आसान था, कोऑपरेटिव टीम है बहुत ज़्यादा उनकी। रिदा, मुझे बताएं कि आपने उनसे कांटेक्ट किया, अर्निंग किस तरीके से होती है? वीकली बेसिस पे होती है, मंथली बेसिस पर होती है? आप जुड़े किस तरह? मतलब लाइक अगर मुझे एक अच्छी बिरयानी बनानी आती है और मैं चाहती हूँ कि जी लोगों को मैं टेस्ट करवाऊँ। अच्छा, ये मैं इसलिए पूछी क्योंकि बहुत सारी माएँ बहनें बच्चियाँ जो सब मुझे देख रही हैं घर बैठे हुए, उन्हें बड़ा अच्छा खाना पकाना आता है लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि आपने जुड़ना कैसे है किसी भी कंपनी के से या किसी भी चेन से, किस तरह से आपने जुड़ना है। तो किस तरह आपने स्टार्ट किया? आपने बनाया, पहले फूड पैंडा वालों को भेजा, उन्हें टेस्ट करवाया, किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट हुआ? देखें, बस ये था कि मैं खुद भी होम शेफ़ से जो है फूड ऑर्डर करती थी फूड पैंडा पे। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस गूगल किया, उनका फॉर्म आया मेरे सामने होम शेफ़ का, मैंने उस पर अप्लाई किया, उनकी टीम ने मुझे कांटेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे जो मैंने उनको प्रोवाइड कर दिए। फिर उनके एक मैनेजर ने मुझसे कांटेक्ट किया, रजिस्ट्रेशन फ़ीस मैंने वहाँ पे करी अपनी, और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे एक डिवाइस घर पे भेजी जिसमें उनका पोर्टल होता है। और उसके बाद ये था कि वीकली पेमेंट आती है, एक डिवाइस वो भेजते हैं, उसके बाद वीकली पेमेंट आती है और जो ऑर्डर डिवाइस पर आता है उसको रिसीव करना होता है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं था और पूरी उनकी टीम ने सब कुछ सिखा दिया था कि वो डिवाइस चलानी कैसे है, किस तरह से क्या करना है। तो मैंने कुछ ख़ास उसमें किया नहीं था, जस्ट मैंने गूगल किया था और बाकी सारा काम उन्होंने किया था। अच्छा, तो पर डे कितने ऑर्डर मिलते हैं थ्रू फूड पैंडा? एवरेज 10 to 15। अच्छा जी, 10 to 15 में आपका जो है सुबह कितने बजे आपका रेस्टोरेंट या आपका जो घर में सारा किचन है वो कितने बजे खुलता है? सुबह 1:15 से रात 12। रात 12 बजे आप अपना किचन क्लोज कर देती है और उस दौरान आपको मैक्सिमम 15 ऑर्डर्स आते हैं। और वीकली बेसिस पे अगर मैं ये अंदाज़ा लगाऊं तो 15 ऑर्डर्स डेली के, तो कितनी बचत हो जाती है मैक्सिमम? देखें बचत अगर आप वीकली देखें ना तो अल्हम्दुलिल्लाह
मंथली पे, अगर मैं आपको मंथली पे बताऊं या वीकली पे बताऊं? मंथली पे बताएं आप मुझे। अगर आप मंथली पे पूछ रही हैं तो आराम से 1-1.5 लाख हो जाता है आराम से। और ये बड़ी अच्छी बात है कि घर बैठे कहीं आपने जाना भी नहीं है, घर में सुकून से अपने किचन में, अपने कंफर्ट जोन में आपने जो है वो बैठकर खाना पकाना है। अच्छा, जो खवातीन चाहती हैं कि वो फूड पैंडा से जुड़े हैं, वो रिदा की तरह खाना बनाएं, उनके घर का खाना बाकी भी लोग टेस्ट करें, उनको क्या मैसेज देंगी आप? उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर आपके हाथ में जायका है और आप कुछ करना चाह रही हैं तो देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपने सिर्फ गूगल करना है, उनका फॉर्म फिलअप करें और उनकी टीम आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगी। मैंने 6,000 रुपये से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। 6,000 से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था और आज मैं आपके सामने हूँ। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं उनसे यही कहूँगी कि आगे बढ़ें, अपने खुद बॉस बनने से अच्छा कुछ भी नहीं होता। ये एक फीलिंग बहुत अच्छी है अंदर कि आप ही आप है। जी, बस मैं ही हूँ, मुझ पे कोई हुक्म नहीं चला सकता आकर। बस ये है कि मैं ख्याल रखती हूँ कस्टमर्स का, सबसे ज़्यादा मैं ख्याल रखती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन इस वक्त वही है। जाहिर है ना, उनसे आपने कमाना है। आपके मेन्यू में सिर्फ डम्पलिंग्स है और कुछ सिर्फ डम्पलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स डिफरेंट है। उनकी फीलिंग्स डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स के डम्पलिंग्स हैं। कितने टाइप्स हैं? टोटल 4 हैं, ठीक है। और उसके अलावा वैसे अगर ऑर्डर आता है तो कस्टमर की डिमांड पे भी हो जाता है जी, इसको फ्राई कर दें या इसको हाफ स्टीम हाफ फ्राई कर दें या इसको टोटली स्टीम कर दें, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, जो बॉक्स होता है जिसमें आप डिलीवर करवाती हैं चीज़ें, उसकी हाइजीन का ख्याल रखना या उस बॉक्स का अच्छा होना, क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो आप किस तरह मैनेज करते हो? देखिए, वो मैं इस तरह मैनेज करती हूँ, सबसे पहले तो मैं ग्लव्स पहन के काम करती हूँ, अपने कैप मैं पहनी हुई होती हूँ कि किसी भी तरह का कस्टमर को कोई इशू फेस ना करना पड़े, ठीक है। पैकेजिंग का ख्याल पूरा रखती हूँ मैं, और जाहिर सी बात है जो मैं ख़ुद खा रही हूँ घर में वही मैं बाहर भी खिला रही हूँ, तो उस चीज़ पे मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। हर चीज़ को मैं देख के लेके चलती हूँ, बार बार रीचेक करती हूँ ऑर्डर जाने से पहले कि बिल्कुल सही पैक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके अंदर, हर चीज़ में देख के फिर आगे देती हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं कि जैसे आप फूड पैंडा से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि इस चेन से जुड़ी हुई हैं और अपने घर का खाना घर में बैठ के खाना बना के लोगों तक पहुँचा रही है। आज वुमेंस डे भी है, ख़वातीन को कितना बाइख्तियार बना रही फूड पैंडा? मुझे तो बहुत बनाया है मुझे बहुत बनाया, तो यकीनन बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा ही बनाया होगा, क्योंकि देखें ये आज का जो दौर चल रहा है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसमें हर औरत का है कि वो थोड़ा सा साथ दे ले अपने घर का आज बढ़ के आगे। तो बस यही है कि फूड पैंडा के थ्रू जो है ना, वो ऐसा प्लेटफॉर्म है स्पेशली लेडीज़ के लिए कि आप बहुत आसानी से जो है ना चीज़ें कर रही हैं। और देखें, मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत के हाथ में है जायका, तो आप कुछ भी बनाएं उस पर आपका चलेगा और कमाल चलेगा, और बहुत कमाल चलेगा, और लोग खाएंगे और तारीफ भी करेंगे। थैंक यू सो मच रिदा, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी थी। जब हम एक बाहिम्मत ख़वातीन को बुलाते हैं और बाहिम्मत ख़वातीन से हम बात करते हैं और उनकी स्टोरीज़ आपके सामने रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि आज के वक्त में ख़वातीन किसी से कम नहीं है। लेकिन आज जैसे हम बात करें कि दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन ख़वातीन के एक इंतहाई अहम मामले पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं ख़वातीन बहुत बाहिम्मत हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, मगर फिर भी रोज़मर्रा मामलात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़वातीन का इस्तेहसाल और उससे पैदा होने वाले ज़हनी मसाइल का ज़िक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में या फिर हम ये कह लें कि घरों में काम करती हैं, उनको रोज़ाना की बेसिस पर मुख्तलिफ़ शिकायतों का सामना रहता है, उनका इस्तेहसाल होता है, कभी रोज़गार के हुसूल के लिए, कभी तनख्वाह की अदायगी, तो कभी मुनासिब काम का माहौल ना मिलना। ज़हनी तौर पर थका देने वाले इन मामलात से कैसे निपटा जाए या ख़वातीन किस तरह से इस चीज़ का मुकाबला कर सकती हैं, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात सारा हातिम इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, मैं ठीक। हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। बड़ा ज़रूरी है ख़वातीन के मसाइल पे बात करें, बिल्कुल, और स्पेशली आज के दिन अक्सर ख़वातीन हमें बहुत इंडिपेंडेंट नज़र आती हैं, बहुत मॉडर्न नज़र आती हैं, लेकिन मेंटली बहुत डिप्रेशन में होती है। वो मतलब मैंने ये बात इसलिए किया है क्योंकि मेरी सराउंडिंग्स में बहुत सारी ख़वातीन मैं ऐसी देखती हूँ, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा कमा रही है, घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन उनके माइंड में जो कि उन्हें बहुत बुरी तरह हिट करता है। बिल्कुल। किस तरह से आप इस चीज़ को फेस कर सकते हैं? देखें, जहाँ पे डिप्रेशन की बात आई है,
फॉर इंस्टेंस जब हमारे पास वर्किंग वुमेन आती हैं थेरेपी में भी जब हम देखते हैं तो जैसा आपने बात की कि वो मॉडर्न हैं बहुत कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन के बहुत सारे फैसेट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं। वो फिज़िकली भी अफेक्ट करता है, इमोशनली भी अफेक्ट करता है, और वो लगता है कि बज़ाहिर तौर पे वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, हंस रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं, लेकिन मेंटली बहुत कुछ एक साथ चल रहा होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और मेनली जब हम देखते हैं कि डिप्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो इसलिए कि जब औरतें अपने लिए कोई वक्त नहीं निकाल पाती। फॉर इंस्टेंस जैसे आपने बात की कि प्रोफेशनल हैं, अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली यू हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ, ठीक है, एंड आपके आवर्स बहुत लंबे हैं, तो उस सब में फिर आप अपने लिए कहाँ वक्त निकालते हैं? तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट्स दे आर गोइंग थ्रू दैट एस्पेक्ट वेयर दे कांट टेक आउट टाइम फॉर देमसेल्व्स। सही। अच्छा सारा, मुझे ये बताएं कि ये तो मैंने उस तबके की बात की जो कि हाई लेवल, बिल्कुल। अच्छा वो तबका जहाँ पर ख़वातीन फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, छोटे छोटे कारखानों में काम करती हैं, घरों में काम करती है, सैलून्स में काम करती है, उनको वायलेंस का सामना रहता है बिल्कुल किसी ना किसी तौर पे। कभी आपको सैलरीज में तंग करते हैं, कभी माहौल इतना अच्छा नहीं होता, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि घरों में काम करती है, मेड्स, उनके लिए भी कभी कभी घर का माहौल इतना कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन वो मजबूर होती है काम करने में। बिल्कुल ठीक। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो अपने हुदूद जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम बाउंड्रीज़ भी कहते हैं। बहुत ही दफ़ा होता है हम वी थिंक वी नो कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं। वर्क प्लेस चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, घर का हो, अपनी बाउंड्रीज़ बहुत किस्मों की होती हैं, जहाँ पे फिज़िकल आ जाती हैं, इमोशनल हैं, सेक्शुअल हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, फाइनेंशियल हैं, और हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें शायद हमें पता है, हमें थोड़ी इसके बारे में सोचना है, बट इट बिकम्स कंटिन्यूड। तो उसमें पहली चीज़ आई वुड रिकमेंड कि हुदूद अपने पता होने चाहिए कि आपकी अपनी बाउंड्रीज़ कहाँ हैं। दूसरा, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस कि अगर व्हेन इट कम्स, जैसे आपने कहा लोअर तबके से हैं, तो कोई किस्म की वोकेशनल ट्रेनिंग या एजुकेशन के तौर पे कि जहाँ पे उनको अपने हरासमेंट के राइट्स या अपने सेक्सुअल हरासमेंट के जो होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो सब उनको आइडिया होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हमें पता है एक बिल पास हुआ है, एंटी हरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस। तो अब हम जब इनफॉर्मल और फॉर्मल तबके को जब बताएंगे, सो इट्स रियली गोइंग टू मेक इट डिफरेंस। अच्छा, एक तो बताना बड़ा ज़रूरी है, दूसरा ये कि ख़वातीन को इनकरेज करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आज के वक्त में ख़वातीन भले से किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती है, आवाज़ नहीं उठाती, इज्जत पे हर्फ आ जाएगा, बिल्कुल, अब फिर काम करने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अच्छा, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि घरों में रहती है, बिल्कुल, वहाँ पर भी उनको सामना रहता है वायलेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस, बिल्कुल, उस पर उनको मारा पीटा भी जाता है, खामोश रहने को भी कहा जाता है। अम्मा अब्बा को बता दिए तो उन्होंने कहा कि देखो अब तो तुम्हारी शादी होगी, इज्जत की खातिर चुप हो जाओ। बच्चे नहीं हो रहे, इस पे भी मारा पीटा जाता है। सास को खाना वक्त पे नहीं दिया, इस पे भी मार कुटाई हो रही है। वो बेचारी ख़वातीन कहाँ पर जाके आवाज़ उठाए? देखिए, हेल्पलाइंस हैं, बहुत सी इस तरह की हेल्पलाइंस हैं जो अब अगर आप घर से हैं, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो टेलीफोनिक हैं या ऑडियो या वीडियो के ज़रिए आप काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही हैं, और वहाँ पे फिर क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी हिम्मत हम आपको देते हैं कि किस तरह आप अपने लिए लड़ सकती हैं। आई नो कहना कभी कभी बहुत आसान होता है, बट यहाँ पे वही वाली चीज़ आ जाती है कि इवन थेरेपी में भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम इंसान को पुश करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन उन्होंने लेना है। सो हम उनको सारे एवेन्यूज़ बता देते हैं कि किस तरह आप अपनी मदद कर सकते हैं, और हम वहाँ उनका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चलना उन्हें खुद ही है। अच्छा, वहाँ पे भी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपके पास लोगों की कॉल्स आती होंगी, आपके पास ख़वातीन आती होंगी, मेजॉरिटी उनका मसला होता क्या है? देखिए, आजकल जो हम देख रहे हैं कि अगर जॉइंट फैमिली में हैं, सो हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी औरतें जिनके फॉर इंस्टेंस 18-20 साल में शादी करा दी, तो उनके एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले उनको इस चीज़ का रिग्रेट है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं, हम देख रहे हैं कि हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन का आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि बात नहीं हो पा रही, बच्चों से वो बात नहीं, तो होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे किसी और पे अपने आप पे निकलती है, और फिर कहीं ना कहीं वो इंटरनलाइज होता है। तो डिप्रेशन की जो आपने बात की, फिर वो होता है कि जब अपनी ज़रूरियात नहीं वॉइस कर सकते या अपनी खुशियों के लिए काम नहीं कर सकते, तो जब वो इंटरनलाइज होता है तो इंसान एक, मैं कहती हूँ, प्रेशर कुकर की तरह होता है, फिर वो फटता है। ये तो जाहिर है कि भाई, और फिर कभी कभी वो उस फटने में अपना नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, किस एज ग्रुप की ख़वातीन ज़्यादा आपसे रब्ता करती हैं? देखिए, स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि आजकल यंग एडल्ट्स में जैसे 18 to 25 ये हमारा बहुत रेशो, या फिर ओल्डर वेमेन जहाँ पे 40 to 60 तक का है कि फॉर इंस्टेंस अब
अब काफ़ी आजकल ऐसी कॉल्स आती हैं कि जहाँ औरतें कहती हैं कि हमारे बच्चे हमसे बिज़ी हो गए लाइफ में, हम क्या करें। फिर उसके बाद हमारे पास कोई, अब वो इतना घर का माहौल देखा है या इतनी वर्किंग वुमेन है जो अब छोड़ दिया है, सो इट्स वेरी हार्ड कि अब वो पहले कोई रूटीन नहीं था या अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो नाउ इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू डू इट। अच्छा सारा, मुझे ये बताएं कि अक्सर ख़वातीन ना समझ नहीं पाती कि उनके साथ कोई मेंटली इशू है या वो डिप्रेशन में है या उन्हें बात करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे इर्द गिर्द कोई खातून ऐसी है जिसको मैं देख रही हूँ कि अच्छा इसको बात करने की ज़रूरत है या ये डिप्रेशन में है, मैं किस तरह से उसको इनकरेज कर सकती हूँ कि वो मुझसे बात करे, अपना इशू डिस्कस करे? क्योंकि एक हमें ये भी हो जाता है कि यार इससे बात की तो पता नहीं 10 लोगों में आगे फैल जाएगी, पता नहीं सामने वाला मेरी बात सुन पाएगा या नहीं। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है इसमें कि आप सामने वाले को समझे और किस तरह से उसको इनकरेज करें कि हाँ वो अपने दिल की बात अपनी जुबान पर लेकर आए? ठीक है, देखिए इनके लिए 1-2 चीज़ें आप ये कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस किसी से अगर आपको लग रहा है कि अब काफ़ी ये पहले हंसती थी, ये बात करती थी, आती थी, अब एकदम से नहीं आ रही, थोड़ा सा अब एक्सक्लूडेड रहती हैं, अपने आप से फॉर इंस्टेंस दूर रहती हैं, तो एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा अलहदा। एक गलती हम ये करते हैं कि अमूमन हम और लोगों के 10 लोगों के सामने कभी गुफ्तगू करते हैं, तो पहली चीज़ आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा अलहदा होकर आप उनसे बात करें। दूसरा सवाल ये नहीं कि आजकल आप बड़ी अजीब सी या बात नहीं करती, आप बड़ा आप इंटरेक्ट नहीं करती, तो बिल्कुल कि सामने वाले को बिल्कुल, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे हमने उनके एक्शंस को पहले जज कर दिया और फिर अपने दिल की बात बताई। तो फिर दूसरा हमने इस तरह पूछा रिफ्रेश करके कि आपके आज आई डू थिंक के फॉर इंस्टेंस के इज़ देयर समथिंग दैट इज़ रॉन्ग, कुछ आप दिल में आपको लगता है कि आप बताना चाहती हैं, आप शेयर करना चाहती हैं, चले आएँ। फॉर इंस्टेंस अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ समवन यू वेरी क्लोज टू, आपको पता है उनको कॉफ़ी पीना पसंद है, चाय पीना पसंद है, चले मैं आती हूँ, आधा घंटा हम स्पेंड करते हैं गुफ्तगू की। फॉर इंस्टेंस कभी जब हम अपने दिल की बात शुरू करते हैं फिर सामने वाले को भी थोड़ा होता है कि ओके अब इन्होंने शेयर की तो शायद मैं भी कर सकूँ। ये एक सेफ़ प्लेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, चूँकि माहौल बहुत बदल गया है, वक्त बहुत बदल गया है, हम ये देखते हैं कि कुछ घरों में या कुछ रिलेशनशिप में आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। बिल्कुल, जैसे मेरे मियाँ बड़े सपोर्टिव है कि अगर मैं कभी डिप्रेशन में हूँ या मुझसे कभी बात नहीं हो रही है या मैं कुछ डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ, बहुत इनकरेज करते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मर्द ऐसे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन को लगता है कि उनका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर आप अपनी वालदा से हर बात शेयर नहीं कर सकते, आप अपनी बहन से नहीं कर सकते, अपनी सास से नहीं कर सकते, एट द एंड आपके मियाँ होते हैं आपके पास, लेकिन जब आप उनसे भी नहीं कर पाते फिर आपके पास कोई चीज़ नहीं होती, बच्चे आपके छोटे हैं। इस तरह की सिचुएशन पे आपको क्या करना चाहिए? अक्सर मैं देखती हूँ इंटरनेट पे ही बताया जाता है आप लिख लें अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, आप लिख के शेयर कर लें अपने साथ, शीशे के सामने खड़े होकर खुद कम्युनिकेट कर लें, लेकिन फिर भी आपका डिप्रेशन उतना नहीं ख़त्म होता जितना होना चाहिए। देखिए वो बात आपने बिल्कुल ठीक कही, सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि डिप्रेशन जब बढ़ जाता है वो इसलिए होता है कि जब लैक ऑफ सोशल सपोर्ट होता है, चाहे वो घर में फैमिली ना दे रही हो, फ्रेंड्स ना दे रहे हो, तो उस केस में इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे वो सेल्फ केयर वाली बात आई, यहाँ पे देन यू हैव टू फाइंड समथिंग, और व्हेन आई से फाइंड समथिंग, आपने थोड़ा सा इसको एज अ प्रायोरिटी के तौर पे कि क्या चीज़ें जिनसे पे हमें खुशी मिल सकती है, क्या ऐसे मैं चीज़ें कर सकती हूँ। जैसे आपने लिखने की बात की, एक और चीज़ हम ये भी रेकमेंड करते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर लिख नहीं सकते, बहुत से क्लाइंट्स को दिक्कत होती है, तो एक वॉइस रिकॉर्डर है, आप उसमें बात करके एंड देन जस्ट सी, बिकॉज होता क्या है डिप्रेशन में कि हमारे थॉट्स थोड़े वैसे लॉजिकली हमें लग रहा होता है बट वो कभी लॉजिकली नहीं इतने होते। हमें ऐसा लगता है कि अब वो हर चीज़ ही गलत हो रही है, हर चीज़ ही बुरी हो रही होती है, बिकॉज हमारा जो दिमाग है वो बहुत एक नेगेटिव स्पायरल में चला जाता है। दूसरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि डिप्रेशन और सैडनेस के बीच में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, कि बहुत सी दफ़ा हम थोड़ा सा सैड महसूस कर रहे होते हैं लेकिन हम उसको लेबल कर देते हैं, तो हम जो लेबलिंग जो करते हैं अपने आप को, उसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी दफ़ा हम अपने आप को अपने लेबल्स के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेहद शुक्रिया हुआ ऐसा गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप देखें कि आप किसी डिप्रेशन एंजाइटी में मुब्तला है या कोई सामने वाला है तो उससे बात करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो कोई इंतहाई कदम उठाए या मेंटली तौर पे अपने आप को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए। हमें लेने एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन का आलमी दिन, और इस हवाले से हम उन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करें जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बैनर्स उठा लेने से, नारे लगा लेने से कुछ नहीं होता जब तक अमली तौर पर उन पर बात ना की जाए और काम ना किया जाए। आज हम बात करेंगे स्पेसिफ़िकली घरेलू तशद्दुद के हवाले से। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत आम मसला है। ख़वातीन अक्सर घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं,
कुछ नहीं बोलती, खामोश रहती हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि तशद्दुद का मतलब जिस्म को ज़ख्मी करना है। इसमें जिस्मानी, जज्बाती, जिनसी तशद्दुद शामिल होता है। डोमेस्टिक वायलेंस पर बात करने के लिए इस वक्त समाजी कारकुन सारिम बर्नी साहब मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल है गुफ्तगू करते। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बड़ा अच्छा आपका टर्की का विज़िट था, बड़ी हम डेली बेसिस पे आपसे बात करते रहे, बड़ी खुशी हुई हमें आपको वहाँ पर देख के। सारिम भाई, डोमेस्टिक वायलेंस सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली है क्या? बिल्कुल यही मैं भी चाहता हूँ कि आज पूछें अपनी कौम से कि भाई ये सिर्फ शौहर थोड़ी है। आप समझ रहे शौहर ने मार दिया, शौहर ने जुल्म कर दिया, सितम कर दिया। और शौहर का भी जुल्म और सितम अगर आप मेरी निगाह से देखें तो वो इसीलिए हो रहा है कि उसके घर में जुल्म है, वो पीछे की तरफ पलट नहीं पा रही, वो पीछे से तहफ़्फ़ुज़ ले नहीं पा रही, जिसकी वजह से शौहर का जुल्म सह रही है। तो अगर हम अपनी बहन बेटियों को और एक इंसान होने के नाते भी अगर इन बच्चों के सरों पे हाथ रखें तो मेरा ख्याल है कि हम ये नहीं कह सकते हम किसी भी चीज़ को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस लेवल पे ज़रूर आ जाएगा कि हमारी डिस्कशन से वो निकल जाएगा, बेहतरी माशरे में आ जाएगी। अभी कल मेरे पास एक बच्ची थी, उसका जो जुल्म हुआ है वो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। सगे भाई ने छुरियों से और हथौड़ों से उन्हें नशा दे के मियाँ बीबी को सिर्फ प्यार मोहब्बत की शादी कर ली थी उन्होंने, तो उसकी सज़ा दी। जबकि बाप भी मान गया और पैसे लेकर के, उनके होता है पैसे लेते हैं बेटी के, तो वो पैसे लेकर के मान गया। लेकिन भाई साहब की इतनी इज्जत थी कि उन्होंने बहन को बुरी तरीके से छुरियाँ, तो अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे दी। मियाँ उसका मर गया, बहन बच गई, पूरी गर्दन कटी हुई, आँख ज़ाया हुई भी, उंगली उसकी एक कटी हुई, पूरे जिस्म, पेट, सर, सारा हथौड़ी उस मारा। तो अब आप देखें इधर किसने जुल्म किया? एक भाई ने ना, सगे भाई ने कुछ सोचे, और दो भाइयों की अकलौती बहन। तो हमारे यहाँ जो वायलेंस है ना, इसकी कोई वो क्राइटेरिया नहीं है। हमारे यहाँ अगर जब भी वायलेंस की बात आती है, औरत पे तशद्दुद के हवाले से कोई बात सुनने में आती है, तो फ़ौरन जो तासुर ज़हन है वो मियाँ की तरफ जाता है कि मियाँ ने किया। एग्जैक्टली। अक्सर मियाँ परेशान होते हैं अपनी बीवी के लिए कि मैं इसको इसके घर वालों से कैसे बचाऊँ, ऐसे घर वाले होते हैं। तो औरत पे तशद्दुद है, जुल्म है। और वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि हमारी ताकत बहुत है, हम में हिम्मत बहुत है, हम में जो वजह यह है कि हमारे मुल्क में कानून और निज़ाम नहीं है। कानून और निज़ाम इसलिए नहीं है, कानून तो है वो किताब के अंदर बंद मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एग्जैक्टली, निज़ाम इसलिए साथ कह रहा हूँ कि अगर उसका निज़ाम हो तो किताब खुलेगी, अमल होगा, सज़ा होगी। और गरीब जाए कहाँ? जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, इसका भाई सगी इसकी बेटी जो थी उसको अगवा करके ले गया था, यानी अपनी भांजी को, और उसको भी ब्लैकमेल कर रहा था। तो अब वो कहाँ जाती? पता नहीं 7 महीने कितने महीने के बाद किसी ने हमारा बताया, गरीब थी, उसको कोई इल्म नहीं था इन चीज़ों का, हम तक के पहुँची। और 15 दिन में जब कानून का दरवाज़ा खोला गया, उस किताब को, बंद किताब को खोला गया, तो वो एसपी एसएसपी ने वहाँ के जो इलाके के रिकवर करके बच्ची ला करके दी। अब वो भी मफरूर है भाई उसको भी इंशाल्लाह कोशिश कर रही है पुलिस के जल्दी अरेस्ट कर ले। मकसद ये है कि हमारे यहाँ कानून है नहीं। अगर कानून है तो वो ताकत में है, पैसे में है। आपके पास अगर इन दो चीज़ों में कोई चीज़ मौजूद है, फिर वो लड़की है, लड़का है, बच्चा है, फिर वो कामयाब है। लेकिन अगर ताकत और पैसा नहीं है तो आप समझे फिर आप जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, फिर इक्वल ही आप नहीं है ना फिर आप। एग्जैक्टली। तो हमारे इन चीज़ों को समझने की और इसमें लोगों के साथ देने की ज़रूरत है। हम देखें छोटी छोटी बातों पे इतना गैर ज़रूरी सोशल मीडिया पे चीज़ें उछाल रहे होते हैं, या माशरती तौर पे भी हम ऐसी चीज़ों में क्यों नहीं बढ़ते? जिन इलाकों में ऐसा जुल्म होता है उस इलाके के लोग क्यों नहीं निकलते, मगर उसके रिश्तेदार क्यों नहीं निकलते? एक भाई अगर इस मिजाज का था तो पूरा ख़ानदान तो इस मिजाज का नहीं होगा ना। क्यों नहीं निकले वो लोग? क्यों औरत के लिए जो है ना आंखें बंद कर लेते हैं? या किसी भी कमजोर, मैं तो ये भी नहीं कि औरत मर्द का, मेरी निगाह में कोई फ़र्क नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ जो जुल्म है वो कमज़ोर के साथ है। अब वो कहीं मर्द कमज़ोर है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं औरत कमज़ोर है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और जो ताकत में है उसके साथ सारे चलने वाले हैं। तो सबको पता है इसके पास पैसा है, पार है, किसी भी हवाले से। हाँ। अगर वो मजबूत है तो इवन अब हम क्या बोलें, घर के रिश्ते आपके वो भी उसी से चलते हैं।
कि मेरे भाई के पास या मेरी बहन के पास किसके पास ताकत है, फाइनेंशियली तौर पे, ताल्लुकात के तौर पे, तो सारे भाई बहन उससे ज़्यादा मोहब्बत करने लगते हैं। और जो कमज़ोर होता है बेचारा, जिसको वाकई हमदर्दी की ज़रूरत होती है, उसको ठुकरा के फेंका हुआ होता है। तो थोड़ा सा हमें अपना माइंड बदलना है। हम किसी जुल्म को रोक नहीं सकते, पर उसके खिलाफ खड़े ज़रूर हो सकते हैं। उस मजलूम को मजबूत बहुत कर सकते हैं। जब वो मजलूम मजबूत हो जाएगा तो जुल्म ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए सारिम भाई, इसमें बड़ा ज़रूरी है आवाज़ उठाना। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, भले आपका शौहर आप पे जुल्म नहीं करा, कहीं पर ससुर जुल्म कर रहे होते हैं, कहीं पर आपके देवर जुल्म करते हैं, कहीं पर जेठ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन आवाज़ नहीं उठाती। बिल्कुल, देखिए नहीं, ख़वातीन उठाती भी हैं तो वो बेचारी बुरी भी बन जाती है। फिर ये इसमें थोड़ा सा ना मेरा भी वो है, अब मियाँ है बीवी से अच्छा है, बीवी से पूछो कह रही है कि मियाँ बहुत अच्छा है, मेरे देवर ऐसा है या जेठ ऐसा है या सास ससुर ऐसे, अब वो क्या करे? वही बात आती है ना, उसके तो माँ बाप भाई बहन है। ये ख़ानदान के लोगों को चाहिए वो खड़े हों कि भाई इस बच्ची पे जुल्म, मियाँ नहीं बोले, वो लोग खड़े हों, इलाके के लोग खड़े हों, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता, कोई भी नहीं पूछता। उसको जो है वो फैमिली मैटर्स कह करके इग्नोर कर दिया जाता है, जब तक कि वो एक बड़ा तमाशा ना बन जाए, कोई जानी माली बड़े तौर पे नुकसान ना हो जाए। तो हम अगर वक्त पे अकल है, अभी मुझे याद नहीं, कोई एक सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले की बात है, बहुत चीज़ वायरल हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो अगर हम सोशल मीडिया पे आजकल इतना ज़बरदस्त वो रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, आपको किसी ताल्लुक की ज़रूरत नहीं कि आपको टीवी पे ताल्लुक होना चाहिए, रेडियो पे ताल्लुक होना चाहिए, अखबार में। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, आप उसको अच्छा यूज़ करें, लोगों को किरदार कशी के लिए नहीं यूज़ करें, बच्चियों की तस्वीरें वायरल करने के लिए, आवाज़ें वायरल करने, उसको अच्छी मद में यूज़ करें ताकि हम एक हो करके उसको सपोर्ट करें, उसकी सपोर्ट में खड़े हों। लेकिन हम में से कोई भी सच पूछे हमारा सारा नुकसान है क्या, वो उसे हुआ या हमें हुआ, इसी वजह से कि हम सब एक दूसरे के मामले में चुप बैठे हुए कि ये उसका मामला, ये उसका मामला, ये उसका मामला है। और जो उसका मामला होता है जिसे इबादत कहते हैं, तो उसमें हम दखल अंदाजियाँ करते हैं कि ये तो तुम्हारी नमाज नहीं हुई, या नमाज तो ऐसे होती नहीं, इबादत तो ऐसे होती नहीं, उसमें हालांकि वो उसका डायरेक्ट अल्लाह से मामला है। लेकिन ये माशरे का बने हुए होते हैं, हम वकील क्या पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करो, क्या कुछ बने होता है। ये माशरे का, ये निज़ाम का, ये इंसानियत का सबका कत्ल है। जिस तरह हम चुप हो रहे हैं, हमें बोलने की ज़रूरत है, लोगों का साथ देने की ज़रूरत है। और मकसद इलाके में आज भी सब जानते हैं, देखिए मुझे नहीं पता कि आपके पड़ोस में क्या प्रॉब्लम है, पर आपको ज़रूर पता होगी। आपको नहीं पता होगी, घर में किसी मुलाजिम को पता होगी, किसी ने पता होगा कि आवाज़ें आती हैं, मारपीट हो रही होती, तो आप जाए ना, पूछें भाई सब खैरियत है, आवाज़ आ रही थी, लेकिन आज कोई नहीं पूछता। हर किसी को अपने अपने काम से वो मतलब अपने, मगर जब फिर आपके यहाँ आवाज़ें आती हैं फिर वो भी तो नहीं पूछता ना। तो फिर प्रॉब्लम तो फिर दोनों तरफ होनी है ना। एक आग लगी है, आप समझ रही हैं कि बस वो उधर लगी है, आग तो फिर फैलती है, फिर ये हम सबको लपेटे में लेती है। तो हम लोग आगे बढ़ें और बिना किसी उसके आगे बढ़ें। अब गैर ज़रूरी हमदर्द भी ना बन जाए, गैर ज़रूरी दुश्मन भी ना बन जाए। मकसद लोगों को महफूज करें। अच्छा भाई झगड़े हो जाते हैं, थोड़ी हल्की आवाज़ करके लड़ो कि घर तक मसले हल करवाने की कोशिश। वो एक बच्ची हमारी जो थी, जो जिसको इस्लामाबाद में मारा था, मुझे जहन में नहीं, वो जो जिसका मियाँ भी बंद है अभी, मियाँ नहीं वो फ्रेंड जो था, ठीक है, वो क्या था, नौकर ने भी आंखें बंद कर ली थी, सबके सबने, क्यों? क्योंकि वो ताकतवर लोग थे। और क्यों वो आज तक फंसा हुआ है? वो सिर्फ सोशल मीडिया पे, नूर मुकद्दम क्या बात, नूर मुकद्दम, प्रिंट मीडिया हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन लोगों की सपोर्ट से। वो बच्ची जो थी ज़ैनब, उसको सज़ा हमारे कानून ने नहीं दी, उसको सज़ा ये आप लोगों को क्रेडिट जाता है तमाम मीडिया को कि उसको छोड़ा नहीं, जब तक उसके कातिल को सज़ाए मौत पे नहीं ले गए, छोड़ा नहीं। तो ये रोल हम लोग भी आपस में अदा कर सकते हैं, उसमें मीडिया भी हमारा साथ देगा। एक पब्लिकली तौर पे, इलाकाई तौर पे, हम इलाके में ये तो पता होता है कि इसकी बेटी फलां के साथ है, इसकी बेटी फलां के साथ है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो जो चीज़ पता है ना, उसको हमने होना चाहिए, उसको छोड़ दिया। जो नहीं पता होना चाहिए उसे हमने अपने पास रखे और तमाशे बनाते बस। अच्छा सारिम भाई, आपके पास इतनी स्टोरीज आती है ख़वातीन की, इतनी दुखी ख़वातीन आती है अपनी अपनी कहानियाँ लेके, आपने क्या देखा है? अब तो चूँकि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, हम बार बार कहते हैं जी कि ख़वातीन आवाज़ उठाएँ, हेल्पलाइंस कायम हो गई हैं, डिफरेंट इदारे हैं जो कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। क्या वायलेंस में कमी आई है या ये रेशो बढ़ गया है? अच्छा, मेरी निगाह से देखती हैं और पूछती हैं तो ना कमी आई है
ना बड़ा है। इशू ये है कि आज हम इतने तेज़ी से ख़बर फैला देते हैं, आज हमारे तक इतनी तेज़ी से ख़बर आ जाती है कि हमें लगता है कि हर तरफ आग लगी हुई है। तो ये सब कुछ था, है, और जब तक वो कानून की किताबें नहीं खुलेंगी ये रहेगा। तो हमें कानून की किताबें खोलने की ज़रूरत है। पुलिस का ख़ास तौर पे रोल अच्छा करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे देखें, एक काम तो आप कर सकते हैं ना, अगर एक औरत कंप्लेन करती है तो आप फौरी उसको घर में जाएं और उसके मियाँ को वहाँ से हटा दें, पाबंद कर दें कि आप इस हुदूद के अंदर, जैसे इंटरनेशनली चीज़ें होती हैं, इस हुदूद के अंदर नहीं आएंगे। फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर वो औरत इतनी बुरी है आप उसको छोड़ दीजिए, मामला ही ख़त्म कर दीजिए। और अगर बुरी नहीं है, आप गलत थे, तो आप अपने अंदर एहसास पैदा कर लें कि मुझे इससे बुरा नहीं करना। आप अगर रात 3 बजे 4 बजे मार पीट के उसको कपड़े फाड़ के, बिन चप्पलों के, बिन दुपट्टे के उसको बाहर खड़ा कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो सोचें तो सही वो किधर जाएगी और फिर होगा क्या फिर उसके साथ। तो आप अगर निकल जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, आप जाके में भी सो जाएंगे, किसी फुटपाथ पे भी सो जाएंगे और कुछ ऐसा बुरा नहीं होगा आपसे फिर। सही है, ठीक है। सारिक भाई बेहद शुक्रिया, हम ऐसा मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा ज़रूरी है जी कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, क्योंकि ये भी एक कार्य खैर है। अगेन वही बात कि आग अगर वहाँ लगी है तो फैल के आपके घर तक भी आ सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।